लोकसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में सियासत तेज, बयानवार पलटवार ने बढ़ाई शिद्दत। एनसी और पीडीपी के दरमियान मचा घमासान, वहीदुर रहमान पराह के बयान से मचा कोहराम। एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। नॉर्थ ईस्ट रियासत मणिपुर के हालात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मंगल को हुई सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि रियासत की पुलिस जांच करने में अहल साबित नहीं हुई है, रियासती पुलिस कंट्रोल खो चुकी है। सीजीआई ने कहा कि कानून व जवाबित की पासदारी बिल्कुल नहीं है। साथ ही सीजीआई ने कहा कि आखिर एफआईआर दर्ज करने में 12 दिन क्यों लगे। सुनवाई के दौरान सीजीआई ने अगली सुनवाई के रोज दोपहर 2 बजे डीजीपी को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया। सीजीआई ने कहा कि डीजीपी अदालत में शख्सी तौर पर हाजिर रहेंगे और अदालत को जवाब देंगे। साथ ही अदालत ने मसलकी तशद्दुद मामले में कब, क्या और किस तरह की कार्रवाई हुई है, इसकी तफसीलात फराहम करने का हुक्म दिया है। मणिपुर में तशद्दुद को भड़के हुए 3 महीने हो चुके हैं और अभी तक ये सिलसिला जारी है। इस तशद्दुद में 160 अफराद हलाक हो चुके हैं, सैकड़ों जख्मी हुए हैं, जबकि हजारों की तादाद में लोगों के आशियाने उजड़ चुके हैं। मणिपुर में हो रहे तशद्दुद के वाकयात का काफी बुरा असर वहां की मईशत पर भी पड़ रहा है। जुलाई के महीने में मणिपुर के जीएसटी कलेक्शन में भारी गिरावट आई है। जून के मुकाबले में जीएसटी कलेक्शन में 30% से ज्यादा की कमी आई। जीएसटी कलेक्शन का यह आंकड़ा वजारत खजाना की जानिब से जारी किया गया है। अफसरों के तबादलों और पोस्टिंग से जुड़ा दिल्ली सेवा बिल मरकजी हुकूमत ने 1 अगस्त को लोकसभा में पेश किया। मरकजी वजीर नित्यानंद राय ने मरकजी वजीर दाखिला की जानिब से पार्लियामेंट में बिल पेश किया। जैसे ही बिल पेश किया गया, उस वक्त ऐवान में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, जिसके चलते ऐवान की कार्रवाई में रखना पड़ा और लोकसभा की कार्रवाई को 3 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन ने इस बिल की जमकर मुखालफत की। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने इस बिल की मुखालफत करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत आइन को कमजोर कर रही है। दिल्ली में बरसर इख्तियार पार्टी इस बिल की मुखालफत शुरू से ही कर रही है। इस बिल पर आम आदमी पार्टी ने पहले ही अपोजिशन पार्टियों से हिमायत भी मांगी थी। जेडीयू समेत कई पार्टियां पहले ही हिमायत करने का ऐलान कर चुकी थीं। आम आदमी पार्टी ने इस बिल की मुखालफत उस वक्त से ही करनी शुरू कर दी थी जब मरकजी हुकूमत की जानिब से ऑर्डिनेंस लाया गया था, जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। दिल्ली का ऑर्डिनेंस पूरी तरीके से संविधान के खिलाफ है, इस मुल्क के फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बगैर 2/3 बहुमत के कर ही नहीं सकते। तो ये गैर संवैधानिक बिल है और लोकसभा में भले ही पास कर लें किसी भी तरीके से ये लोग, लेकिन जब ये राज्यसभा में आएगा तो विपक्षी दलों के पास इतना बहुमत है कि इस बिल को वहां पे हराएंगे, गिराएंगे। BRS party totally opposes the Delhi ordinance bill which they are coming through an ordinance. BRS from the beginning believes in a very strong federal structure. This bill demolishes the basic fabric of federal structure. It is very unfortunate that a duly democratically elected government is becoming powerless, toothless in this through this new ordinance. एक ऐसा बिल संसद भवन के भीतर लाया जा रहा है जिससे ज्यादा असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बिल शायद ही कभी भारत के इतिहास में, संसदीय इतिहास में सदन के भीतर लाया गया हो। ये एक ऐसा बिल है जो चुनी हुई सरकार की तमाम शक्तियां चुनी हुई सरकार से खींचकर एक उपराज्यपाल को सौंप देता है, अनइलेक्टेड आदमी में सौंप देता है। और ये दिल्ली में डेमोक्रेसी खत्म कर बाबूक्रेसी लागू कर देता है, लोकतंत्र खत्म कर बाबू तंत्र लागू कर देता है। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पिछले 25 सालों से दिल्ली में भाजपा की सरकार नहीं बन पाई है। पिछले 25 सालों में 6 बार विधानसभा का चुनाव हुआ, मुख्यमंत्री चुनने का चुनाव दिल्ली में 6 के 6 बार भाजपा हार गई। और जब से आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी राजनीति में आए, जब से आम आदमी पार्टी आई, तब से तो बीजेपी का सुपड़ा ही साफ हो गया दिल्ली में। तो अब शायद बीजेपी को यह लगता है कि
ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, दिल्ली में सरकार ही ध्वस्त कर दो, निरस्त कर दो, ताकि ये चुनावों का जो शोर है और जो भारतीय जनता पार्टी की लगातार हार है उससे मुक्ति मिले। Let us see, for that point of time we will take a decision. Delhi bill, we have to oppose it and we have to defeat it. This is what the opposition view. Delhi bill, that is totally anti-federal system, totally undemocratic. So we are going to oppose it with tooth and nail. उसको भी नो कर रहे थे, तो इसीलिए विपक्ष का तो धर्म है, उन्होंने तो करना है, क्योंकि खुद कुछ कर नहीं कर पाए जीवन में विपक्ष, और चाहता है भाजपा या मोदी साहब भी ना कर पाए। अगर मैं इस बिल की बात आऊं तो ये बिल बिल्कुल संवैधानिक दृष्टि से लाया गया है। ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, राष्ट्रीय राजधानी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, लैंड, ये सेंटर के पास 1991 में जब एक्ट बना था तभी से है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसमें ये चूक अगर हो गई है फोर्थ पॉइंट डालने की भी, तो केंद्र सरकार कानून बना दे। तो केंद्र सरकार कानून बना रही है, क्योंकि केजरीवाल साहब ने 8 साल से दिल्ली में अराजकता फैला रखी है। कोरोना में लोग ऑक्सीजन के बगैर मर रहे थे, केजरीवाल साहब का शीश महल बन रहा था। और संदीप दीक्षित का बयान एक समझदारी का बयान है, क्योंकि उनकी माता जी शीला दीक्षित जी 15 साल यहाँ मुख्यमंत्री रहीं, और जिस नियम के तहत उन्होंने काम किया उस नियम के तहत वर्तमान मुख्यमंत्री क्यों नहीं काम कर सकता? अगर नहीं कर सकते तो दिल्ली की जनता आपको हटा देगी। जहाँ तक विधेयक के संदर्भ में बात करनी है, तो मैं समझता हूँ गृह मंत्री जी ने इतने स्पष्ट तरीके से ये बात बताई है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्देश में बड़ा स्पष्ट किया है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो कानून बना सकती है, और जिस प्रकार का व्यवहार दिल्ली की सरकार, उसके मंत्री, उसके विधायक पिछले 8-9 साल में सरकार के ऑफिसर्स के साथ करते आ रहे हैं, विशेष रूप से चीफ सेक्रेटरी लेवल के लोगों के साथ मारपीट करते हुए, एक नहीं अनेकों बार, तो क्या आप समझते हो कि कोई भी जिम्मेदार केंद्र की सरकार ऐसी भ्रष्ट तो है अपनी जगह, लेकिन जो साथ में गुंडागर्दी भी करते हैं, ऐसी सरकार को क्या ऐसी पावर्स दे सकती है? पार्लियामेंट में अपोजिशन की जानिब से लाए गए अदम एतमाद की तहरीक पर बहस की तारीख मुकर्रर कर ली गई है। अदम एतमाद की तजवीज़ पर 8 अगस्त से बहस की शुरुआत होगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसकी मंजूरी दे दी है। इस तजवीज़ पर 8 अगस्त से 10 अगस्त के बीच बहस होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को इस पर जवाब देंगे। हमेशा मीडिया में ये कंफ्यूजन कर रहे हैं कि वो तो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन अपोजिशन पार्टी तैयार नहीं है। अरे अपोजिशन पार्टी तो तैयार है, इसलिए 11 दिन से हम सतत कोशिश कर रहे हैं। पहली बार 65 लोग एमपीज 267 पे नोटिस दिए। इससे बढ़ के क्या होना है? इतिहास में इतना बड़े संख्या में जो नोटिस दिए हैं, मैं समझता हूं ये पहली बार है। इन स्पाइट ऑफ दैट दे आर नॉट वरीड, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी है, बुलडोजर लगा रहे हैं, और हमेशा यही बात करते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसको पीछे ढकलने वाले वही लोग हैं। हुक्मरान जमात बीजेपी और अपोजिशन में तल्खी के दरमियान अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया के सीनियर लीडर शरद पवार ने मंगल को एक प्रोग्राम में पीएम मोदी के साथ स्टेज साझा किया। अपोजिशन की जानब से प्रोग्राम में नहीं जाने की अपील के बावजूद शरद पवार और पीएम मोदी एक दूसरे से मिले। इसको लेकर अपोजिशन के लीडरों ने नाराजगी जाहिर की है। खासकर कांग्रेस को इस बात को लेकर बेचैनी है कि मुंबई में होने वाली अपोजिशन की मीटिंग से पहले शरद पवार का मोदी के साथ स्टेज शेयर करने से लोगों में गलत पैगाम जाएगा। दरअसल पूना में मुनक्कदा लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड सेरेमनी के दौरान पीएम मोदी और शरद पवार एक साथ नजर आए। इस प्रोग्राम में एनसीपी सरबराह शरद पवार मेहमान खुसूसी थे। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को बड़ी राहत दी है। अबूरी फैसला भले ही बिहार सरकार के खिलाफ था, लेकिन हतमी फैसला नीतीश सरकार के हक में है। जी हां, पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट जात पर मबनी मर्दमशुमारी को हरी झंडी दे दी है। हालांकि अदालत ने तरीका बदलने को कहा है। इसे मर्दमशुमारी की तरह नहीं, सर्वे की तरह करना है।
जातीय गणना को लेकर बिहार सरकार के लिए बड़ी राहत मंगलवार को पटना हाईकोर्ट से मिली, जब उच्च न्यायालय ने कास्ट सर्वे को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी और बिहार में जातीय गणना जारी रहने की अनुमति दे दी। करीब 4 महीने के इंतजार के बाद आखिरकार नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाले जातीय सर्वे को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला आ गया। पटना हाईकोर्ट ने विरोध की याचिका खारिज कर दी, जातीय गणना पर लगी अंतरिम रोक हटा दी। याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट का अब दरवाजा खटखटाएंगे। 2 चरण में जातीय गणना बिहार में हो रही है। इसी साल 7 जनवरी से कास्ट सर्वे के पहले चरण का काम शुरू हुआ था, जबकि 15 अप्रैल से दूसरे चरण की शुरुआत हुई थी। सरकार का दावा है कि जातीय गणना का काम 80% पूरा हो गया है। अब पटना हाईकोर्ट के ताजा फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। ओपन कोर्ट में कि जातीय जनगणना वाला केस हम खारिज कर रहे हैं। अब हाईकोर्ट के जजमेंट के अनुसार जातीय जनगणना होनी चाहिए। आगे क्या तो आगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? निश्चित रूप से हमारे क्लाइंट इस जजमेंट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आप आगे क्या करेंगे? ऑनरेबल हाई कोर्ट से जो भी ऑर्डर आया है उसके अगेंस्ट हम लोग सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे। बता दें कि जातिगत गणना पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट 5 अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई थी। 4 मई 2023 को याचिका के आधार पर पटना हाईकोर्ट ने कास्ट सर्वे पर रोक लगाई थी। पहले फेज में बिहार में मकानों की गिनती की गई थी। दूसरे फेज में जाति और आर्थिक जानकारी जुटाई जा रही थी। सर्वे के बीच ही अदालत ने इस पर रोक लगा दी, लेकिन 1 अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने कास्ट सर्वे पर लगी अंतरिम रोक हटा दी। याचिकाकर्ताओं ने गोपनीयता भंग होने का हवाला दिया था। जनगणना केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, ऐसे में राज्य सरकार जातीय गणना नहीं करा सकती, ऐसा कहा गया था। जबकि सरकार ने जातीय गणना को विकास के लिए जरूरी बताया। अब हाईकोर्ट के फैसले पर बिहार में कास्ट सर्वे का काम फिर से शुरू हो जाएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पाकिस्तान हुकूमत ने अवाम पर एक और महंगाई का बम गिराया है। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफा करते हुए पेट्रोल की फी लीटर कीमत 19 रुपये 95 पैसे बढ़ा दी, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 95 पैसे हो गई है। वहीं हाई स्पीड डीजल 19 रुपये 90 पैसे महंगा कर दिया गया, जिसके बाद इसकी नई कीमत 273 रुपये 40 पैसे हो गई है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये इजाफा नागुज़ीर था। वहीं पाकिस्तान के लोग अपनी हुकूमत को कोस रहे हैं। जो हाई स्पीड डीजल था वो 16 जुलाई को पर बैरल $96.26 से बढ़ के कल 31 जुलाई की जो क्लोजिंग थी वो $111.46 थी। इसी तरह जो पेट्रोल था वो 16 जुलाई को 89.14 $99.14 से बढ़ के 97.39 $97.39 पे पिछले 15 दिन में ये कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर जा चुकी हैं। इस तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 पे 90 पैसे का इजाफा किया जा रहा है, जिसके बाद नई कीमत जो 273 रुपये 40 पैसे होगी और पेट्रोल की कीमत में 19 पे 95 पैसे का फी लीटर इजाफा करके इसकी जो कीमत है वो 272.95 रुपया होगी। कोई गरीब आदमी सस्पेंड हो जाए वो बहाल नहीं होता सारी जिंदगी। सागदार दोबारा बुला के पिछलियां सारिया तनख्वाहां दे दित्तियां। ठीक है, ये तो मुल्क नूं लुट्टण आए आ। ये वोट किस मकसद लई लैण आणगे, किहदे कोलों वोट मंगण आणगे? इहदे नालों तो किसी भैन चो रेहड़ी वाले नूं कोई वज़ीर आज़म ला दो, वो चंगा मुल्क चला लेगा। ये तो मुल्क नूं कोई इन्हां चो इस तरह नहीं जेड़ा मैं इन्हां नूं उत्थे पेट्रोल भी नहीं लभना। अल्लाह ताला ने इन्हां नूं उत्थे अजाब ते लटकाना। अल्लाह ने ये अवाम दा हिसाब है ना, जेड़ा अवाम दे दिल दी बददुआ ये कदे नहीं बख्शे जाने। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। नदी में सेब बहाने वाले वीडियो मामले में नेता प्रतिपक्ष की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि सेब
रास्ते बंद हैं तो सेब बाजार तक कैसे पहुंचेगा? सेब फेंकने वाले को हिरासत में लेना भी गलत है। आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने केंद्र मंत्री नितिन गडकरी हिमाचल पहुंचे। इस दौरान केंद्र मंत्री को सुक्खू सरकार ने नुकसान की जानकारी दी। कुल्लू मनाली में बाढ़ बारिश से तबाही का जायजा लेने के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि नदी और सड़क के किनारे निर्माण के चलते ज्यादा नुकसान हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार इसके नियम बनाए। टेक्निकल टीम की रिपोर्ट के बाद अब ऐसी सड़क बनाएंगे कि ज्यादा नुकसान ना हो। सीएम सुक्खू के बयान पर प्रेम कुमार धूमल ने पलटवार किया और कहा कि राष्ट्रीय आपदा के लिए कांग्रेस ने नियम तय किए थे। सीएम सुक्खू सोलन दौरे पर सेब एवं फल मंडी का लोकार्पण कर सकते हैं। वो बारिश से हुए नुकसान का जायजा भी लेंगे। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राम सुभग सिंह को एशिया के सबसे बड़े लिटरेचर फेस्टिवल का भोपाल में इनेकाद होगा। 3 अगस्त से 6 अगस्त तक भोपाल रविंद्र भवन में मुनक्किद होने वाले एशिया के सबसे बड़े लिटरेचर फेस्टिवल में हिंदुस्तान की सभी रियासतों के साथ करीब 30 ममालिक के 575 अदीब शिरकत करेंगे और 102 जबानों में अदब को पेश किया जाएगा। वजारत सकाफत नई दिल्ली, संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली और साहित्य अकादमी नई दिल्ली और मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद के इश्तिराक से होने वाले एशिया के सबसे बड़े लिटरेचर फेस्टिवल का इफ्तिताह 3 अगस्त को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू करेगी। एशिया के सबसे बड़े लिटरेचर फेस्टिवल की खास बात यह है कि इसमें 8 फॉरेन लैंग्वेज के साथ 70 ट्राइबल लैंग्वेज और हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, सिंधी, तेलुगु समेत 102 जबानों में शायरी और अदब को 75 सेशन में पेश किया जाएगा। चाहता है कि इस तरह का महोत्सव में उन तरह के लेखकों को सबको एक प्लेटफॉर्म में लाए, एक दूसरे को जाने। जैसा कि अभी मैडम ने कहा है कि कुछ कश्मीर के आर्टिस्ट केरला वालों से कुछ सीखने को कोशिश कर रहा है, सेम उसी तरह साहित्य की सेम सिंगल प्लेटफॉर्म में पूरे देश के लेखक ज़्यादा से ज़्यादा आए और साहित्य को ये करें। आजादी के अमृत महोत्सव में संगीत नाटक अकादमी ने कला समीक्षा के आयोजन किया है। कला धरोहर जो शालेय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत कलाओं को हर शालेय की शिक्षा में भी स्थान मिले, उसके लिए प्रयत्नशील रही है। कला लेखनी के बारे में भी कार्यरत हो रहे हैं और इस सभी से भारत के नागरिकों में कर्तव्य की भावना का जागरण हो रहा है। पूरे सभी लोगों में जन जागरूकता पहुंचे इसकी और कला प्रदर्शन भी हो, इसके लिए एक हम कला यात्रा का आयोजन कल शाम को करेंगे, जो कि न्यू मार्केट एरिया में रोशनपुरा यहीं से प्रारंभ होगी, रोशनपुरा होते हुए और वापस पूरा सब चक्कर लगा करके यहाँ आएगी, जिसमें सभी कलाकार जो पूरे देश विदेश के आ रहे हैं वो उसमें भागीदारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच 2 अगस्त से रियासत जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने वाले आइन के आर्टिकल 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली अर्जियों की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 से मुताल्लिक दायर दरख्वास्त के केस का उन्वान तब्दील कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर री आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से केस लिस्ट किया गया है। गुज़श्ता समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दरख्वास्त गुजारों को केस का उन्वान तब्दील करने की यकीन दहानी कराई थी। केस से मुताल्लिक तमाम दरख्वास्त गुजारों ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा कराया। केस से मुताल्लिक तमाम दरख्वास्त गुजारों ने अपना तहरीरी जवाब इलेक्ट्रॉनिक मोड में दाखिल किया। आर्टिकल 370 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की रूपरेखा तय कर दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान तमाम याचिकाकर्ताओं को यह आश्वस्त किया था और यह कहा था कि इस पूरे मामले में जो केस टाइटल है वो बदल दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आर्टिकल 370 से संबंधित जो मामला फिलहाल लिस्ट किया गया है उसका नाम अब बदल दिया गया है। उसका नाम आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर लिस्ट किया गया है। हालांकि जो जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक इस मामले से जुड़े हुए तमाम पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक मोड से अपने लिखित जवाब दाखिल कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया था कि तमाम याचिकाकर्ता अपना लिखित जवाब सुप्रीम कोर्ट में 26 तारीख तक दाखिल कर देंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पूरे मामले की रूपरेखा तय कर ली है। संभवतः कल सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इस पूरे मामले में पहली सुनवाई करेगी। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि वो इस पूरे मामले में
प्रतिदिन सुनवाई करेंगे, यानी कि अब अगले हफ्ते से जब इस पूरे मामले में सुनवाई दोबारा होगी तो उसमें यह माना जा सकता है कि मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार ये 3 दिन फिलहाल सुनवाई के लिए किए जाएंगे। कल जो सुनवाई होगी वो 2 दिन होगी। इस पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 की संवैधानिकता को जो चुनौती दी गई है उसका परीक्षण करेगा। सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि आर्टिकल 370 को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया है क्या संविधान के वो मूल अधिकारों का वायलेशन करता है या फिर नहीं। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाए 4 साल मुकम्मल हो जाएंगे। आर्टिकल 370 की मनसूखी से कश्मीरी पंडितों समेत तमाम कम्युनिटीज के लिए बड़ी मुस्बत तब्दीलियां आई जो 1990 में दहशतगर्दी की वजह से वादी कश्मीर में अपने आबाई मकामात से बेघर होने पर मजबूर हुए। अब यह कम्युनिटी भी बाख्तियार होने का मुशाहिदा कर रही है, जिसमें हुकूमत ने कश्मीरी पंडितों की फलाह बहबूद के लिए कई मरकजी और जम्मू कश्मीर हुकूमत के ज़ेर एहतमाम स्कीमों की वजह से बहुत से इक़दाम किए हैं। पेश रिपोर्ट। जब 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को मनसूख किया गया तो कश्मीरी पंडितों समेत बहुत सी बरादरियों के अराकीन ने सरकार के इस इक़दाम की सताइश की, क्योंकि ये उनके लिए बहुत इंतजार करने वाला लम्हा था। कश्मीरी माइग्रेंट्स तकरीबन 3 दहाइयों से ज्यादा अरसे से मुल्क के कई हिस्सों में बेघर जिंदगी गुजार रहे हैं। ये लोग जम्मू और कश्मीर पर मरकजी हुकूमत के बराह रास्त कंट्रोल की वजह से तमाम देरीना मसाइल के हल के बारे में बहुत पुरुम्मीद थे और वो खुश हैं कि उनकी तमाम उम्मीदें और तवक्कुआत आहिस्ता आहिस्ता मरकजी और जम्मू कश्मीर हुकूमतें पूरी कर रही हैं। मरकजी हुकूमत की तरफ से इन कश्मीरी पंडितों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा तोहफा जम्मू कश्मीर असम्बली में उनके लिए 2 नशिस्तें महफूज करना है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर 2 कश्मीरी पंडितों को असम्बली के लिए नामजद करेंगे, जिनमें से एक खातून होगी। कश्मीरी पंडितों का मानना है कि मरकजी हुकूमत का ये इक़दाम यकीनन कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों को सियासी तौर पर बाइख्तियार बनाएगा और सियासी मैदान में अपनी राय कायम करने में मदद करेगा, जो कई बरसों से गायब था। जो भी सेंटर में स्कीमें होती थी, कुछ भी होता था, यहाँ पर पहले इसमें 370 से पहले इसमें एनवायरनमेंटल डायरेक्टर सेंटर की नहीं होती थी। आजकल पूरे सेंटर की डेवलपमेंट होती थी। जैसे कि अभी रिजर्वेशन का प्रावधान रखा उन्होंने कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए है 2 सीटें, क्योंकि इससे पहले जब उनने डिलिमिटेशन कमीशन बनाया है उसका टीम जो उसकी अध्यक्षता रंजना देसाई जी जो कर रही थी, वो उन्होंने बहुत से दौरे किए हैं जम्मू कश्मीर में। यहाँ हर किसी तबके से वो मिली, चाहे वो कश्मीर का दूर दराज पहाड़ी इलाका था, गुजर बकरवाल है, कश्मीरी पंडित है, सब समुदायों से मिले हैं। उसमें सबों ने अपने अपने गाथाएँ बताई है। अब उसने सबका निचोड़ निकाल के किस किस समाज के साथ क्या क्या ज़रूरत थी जिसमें इनके समाधान निकल जाएगा समस्याओं का। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद ही हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म रोजगार स्कीम के तहत कश्मीरी पंडितों की तमाम खाली आसामियों को पूर्ण करने के अमल को तेज किया। अब तमाम 6000 आसामियां पूर्ण हो चुकी हैं और कश्मीर की मुख्तलिफ वादियों में पीएम पैकेज के इन मुलाजमीन की रिहाइश के लिए ट्रांजिट कैंपों में बहुत से फ्लैट्स भी बनाए गए हैं। कश्मीरी पंडित भी खुश हैं क्योंकि अब हुकूमत ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर में रहने वाले KPS बल्कि बाकी दुनिया में रहने वालों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया है। कश्मीरी पंडित अब मुख्तलिफ मरकजी स्पॉन्सर शुदा स्कीमों जैसे आयुष्मान और दीगर सहूलियात से फायदा उठा रहे हैं। जब प्राइम मिनिस्टर पैकेज के 6000 उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने जो सैंक्शन किए थे हमारे पोस्ट कश्मीर के लिए, उसमें से उस गवर्नमेंट ने 1460 लोगों को ही लगाए थे। बाकी जितने बच्चे थे वो उस वक्त की गवर्नमेंट ने 8 साल रोक दिया था। 8 साल के बाद जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आ गई सेंट्रल गवर्नमेंट में, तब जाके जितने बाकी बचे थे 3400 कुछ जो बचे थे उन्होंने वो अपॉइंटमेंट किए। दूसरा, हमारे इस सरकार ने कश्मीरी पंडितों के लिए या विस्थापित लोगों के लिए एक स्कीम जो है पूरे भारत में उसमें कि हमारे लिए एक आयुष्मान कार्ड हमको दे दिया गया। एक तो एंटी नहीं थी वहाँ से जो हमारा डोमोसाइल्स, उसके बाद तो 300 ये धारा 370 हटने के बाद डोमोसाइल मेन तो यहाँ पे डोमोसाइल बन गई, जिससे हमारी थोड़ी सी आइडेंटिटी जो उधर इधर गए थे मतलब जैसे बिखरे हुए थे, जैसे दिल्ली नियुक्ति दी है वो CM के प्रधान सलाहकार के पद पर 1 साल के लिए नियुक्त।